Now we had to continue from what did liberal nationalism stand for. Now what is the meaning of liberal? Liberal means free, to be free and broaden your knowledge. This is the English meaning. Now liberal also means that if you have, अगर तुम्हारा किसी पॉइंट पे मेरे से आर्ग्यूमेंट है या आपका कोई दूसरा पॉइंट है, मेरा कोई दूसरा पॉइंट है, पर मैं आपके भी पॉइंट को रिस्पेक्ट करूं और अपने पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करूं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल. नाउ लिबरल नेशनलिज्म क्या होती है? लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के हो, मैं किसी दूसरी कंट्री की हूँ, तो मैं आपकी भी नेशनलिज्म को रिस्पेक्ट करूं और अपनी भी नेशनलिज्म को रिस्पेक्ट करूं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, दैट यू आर ऑल्सो फ्री, आई एम ऑल्सो फ्री. नाउ कमिंग बैक टू द बुक, ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Now in early 19th century of Europe में the term liberalism came into effect. Now the term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Now everyone, सबके पास एक इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं था. वाई? बिकॉज उनके पास राइट टू वोट नहीं था. नाउ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैव सीन कि जिनके पास भी प्रॉपर्टी थी और जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उनके पास मेनली राइट टू वोट था, एंड विमेन डिड नॉट हैड द राइट टू वोट. नाउ द न्यू मिडिल क्लास, उन लोग को ये लगा कि देयर शुड बी एन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. Now politically it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. Autocracy का भी मतलब पता है कि गवर्नमेंट जिनके पास जो पावर हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी के पास हो, एंड क्लरिकल privileges वही privileges by birth. A constitution and representative government through parliament. अब द न्यू मिडिल क्लास डिमांडेड दैट कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब जो हम लोग इलेक्ट करें, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, दैट दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. Inviolability of private property का मतलब होता है कि जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिक्योर रहे, उसको डिस्ट्रक्शन ना हो. नाउ येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. सफरेज इज द मीनिंग ऑफ राइट टू वोट. यू विल रिकॉल इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही सिर्फ वोट कर सकते थे, और वुमेन का तो कोई से ही नहीं था राइट टू वोट पर. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. Now, do you know the meaning of Jacobins ना? एक वो डेमोक्रेटिक क्लब्स होते थे, पॉलिटिकल क्लब्स. Now, however, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husbands. Now, जो नेपोलियन ने कोड लिखा था, उसमें भी उसने विमेन को रिड्यूस कर दिया था एक माइनर सेक्शन में जिनके पास कोई राइट टू वोट नहीं था. और तो मतलब देयर वॉज नो इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सब की जैसे नाउ इन इंडिया यू कैन नॉट रिड्यूस एनीवन टू माइनर, और तुम उनका राइट टू वोट भी डिनाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज सब इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ. बट उस समय ऐसा नहीं था.
Now, throughout the 19th century and early 20th centuries, women and non-propertied men organized and opposition movements demanding equal political rights. सब protest करते थे कि हमें भी equality मिले in political policies. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movements of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of German-speaking regions in the first half of the 19th century. Now we are taking the example of regions that were German-speaking in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities of a confederation of 39 states. Now we are taking an example जहाँ पे अगर आपको कोई ट्रेड करना होता था, जैसे सपोज़ आप क्लॉथ का ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक जगह जाने के लिए काफ़ी जगह पास करनी पड़ेंगी. अब उसमें आपको हर जगह कस्टम ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जहाँ की 5% थी. तो मतलब यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स. बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको वो चीज़ करने में. हर जगह के वेट्स एंड मेजर्स अलग थे, हर जगह की करेंसी अलग थी, हर जगह का सब कुछ मेनली अलग ही था, तो बहुत दिक्कत होती थी. Each of them, these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of about 5% to each of them. इसको 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे और हर पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी. नाउ ड्यूटीज़ वेट्स और मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग होती थी, और वेट्स ऑफ मेजरमेंट भी हर जगह के अलग अलग होते थे. एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. The measure of cloth, for example, was the L, which in each region stood for a different length. अब हर जगह में वो जो स्टैंडर्ड वो L भी था, वो भी हर जगह पे अलग अलग था. An L of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7. फिर in Mainz it would get 55.1 centimeter, and in Nuremberg it would get 65.6 centimeter, and in Freiburg 53.5 centimeter. Now ये सब कितना डिफ़िकल्ट है. Now these were used as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. Goods meaning people and capital means goods मतलब सामान, people मतलब लोग, and capital means money. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. अब उसके देखो कितनी सारी करेंसीज थी ना. वो फिर उस यूनियन ने क्या करा, उस यूनियन ने करेंसीज 30 से सिर्फ 2 पे ला के रख दी. The creation of network of railways further stimulated mobility. अब जब रेलवे का क्रिएशन हुआ तब मोबिलिटी, आना जाना, ट्रेड सब और बढ़ गया. Harnessing economic interest to national unification, a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब जब आपका एक यूनिटी बन जाता है, जब आपका एक पूरा नेशन बन जाता है, आप उसमें ग्रो करने लग जाते हो, तो देन अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी बढ़ता है कि देखो हमारी कंट्री कितना अच्छा कर रही है. A new conservatism after 1815. Now, following the defeat of Napoleon in 1815, the Battle of Waterloo में जब नेपोलियन की डिफीट हुई थी, तब यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म.
Now, conservatives believe that established traditional institutes of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व. इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए. जितनी भी मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज थी, प्रॉपर्टीज़ थी, इन सबको कंजर्व करें. Now, most conservatives, however, did not propose a return to the society of the pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernism could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. Now, नेपोलियन के बाद जहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो लोग थे उनको लगा कि अब जो पिछला है, जो ये सब है, उसको स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं, उसको प्रिजर्व करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हम लोग आगे चले. मॉडर्नेटिज़म, दे वर बेंड टू मॉडर्न चीज़ें, अब वो मॉडर्न उसमें ड्वेल करें. नाउ इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. अब स्टेट की पावर उससे इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होगी. अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. नाउ जितनी भी फ्यूडलिज्म थी, जितना भी सर्फडॉम मतलब स्लेवरी, ये सब थी, उनको ख़त्म करे. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. अब 1815 जब नेपोलियन हार गया था, तो जितनी भी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया जो कंट्रीज़ थी, वो लोग साथ में मिले एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप. These countries, वो लोग साथ में मिले at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up a Treaty of Vienna at 1815 with the object of undoing most changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. अब नेपोलियन ने तो बहुत सारी जगह को एनेक्स करा था, तो उन लोगों ने सोचा कि वो जो उसने करा था उसको अंडू करा जाए. The Bourbon dynasty, the French dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. जो उसकी बर्बन डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर करा गया. फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. अब नेपोलियन के हारने के बाद इन सारी कंट्रीज़ ने जितनी भी जो भी उसने एनेक्स करा था उसको छुड़वा दी. अ सीरीज़ ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. अब बाउंड्रीज लगा दी गई थी फ्रांस के बाहर, ताकि वो एनेक्स ना कर पाए और टेरिटरीज़ को अपने अंडर ना ले सके. Now we were over here. A series of states were set up to the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa and was added to Piedmont in the south. Now जो भी उसने एनेक्स करी थी उसको उसने वापस ले लिया था. Prussia was given important new territories on its western frontiers. प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज़ दे दी गई थी वेस्टर्न फ्रंटियर पे, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया था नदर्न इटली पर. जो उसके जर्मन एनेक्सेशंस थे ऑफ 39 स्टेट्स, उसको उसने नहीं छुआ, उस ट्रीटी ने नहीं छुआ. द ट्रीटी ऑफ वियना डिड नॉट टच द जर्मन कन्फेडरेशन. ईस्ट में रशिया को पोर्टलैंड का पार्ट दे दिया था, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन टू सैक्सनी. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. This is important. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon
Now, conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism, dissent, and sought to curb activities that questioned the legitimacy of the autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the idea of liberty and freedom. अब वो लोग समझ गए थे कि जितना भी लिबर्टी और फ्रीडम को फैलाया जाता है, वो कैसे फैलाया जाता है? वो फैलाया जाता है थ्रू मीडिया. मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स. एट दैट टाइम मीडिया इसी को ही बोला जाता था. सो उन लोग ने एक सेंसर लगाया था, सेंसरशिप इम्पोज करी गई थी कि अब लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ इतने ना फैलें. Now coming to the next, liberty and freedom associated with the French Revolution. Now the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalism who criticized the new conservative order was freedom of the press. अब freedom of the press को इशू लिया गया था. वाई? बिकॉज उसने तो सेंसरशिप लगा दिया था एंड द प्रेस वॉज नॉट फ्री कि वो जो दिखाना चाहे वो दिखा सके. तो लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज्ड दिस कंजर्वेटिव ऑर्डर. नाउ कमिंग टू द रेवोल्यूशनरीज. ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी थी यूरोपियन स्टेट्स में कि रेवोल्यूशनरीज़ को कैसे ट्रेन करा जाए और आइडिया स्प्रेड करा जाए. टू बी रेवोल्यूशनरी एट द टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight liberty and freedom. अब आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू जब नेपोलियन हार गया था तो ट्रीटी ऑफ वियना ने जितने भी मोनार्कियल वो थे वो इस्टेब्लिश करने लग गए. बट जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका ये मानना था कि मोनार्कियल फॉर्म को ख़त्म करा जाए और लिबर्टी और फ्रीडम लाई जाए. तो मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट फॉर दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. उनको लगा कि फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट. वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जूनियस माज़नी. बॉर्न इन जेनेवा 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. अब जो भी देख रहे हो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स वो सब किसी के अंडर में ही थी. तो जो वहाँ के भी लोग थे उनको भी लग रहा था कि वो अपने उसको लिबरलाइज करें, फ्रीडम लाएं अपनी स्टेट्स में. नाउ दिस ग्यूसेप माज़नी की पिक्चर भी है व्हेन ही वाज फाउंडिंग यंग यूरोप इन बर्न इन 1833. दीज ऑल वर सीक्रेट सोसाइटीज़. Now, so Italy, Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. तो उसको लग रहा था कि उस इटली अब एक पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स नहीं होगा. अब उसको भी अपनी एक आईडी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए, अपनी नेशनलिज्म चाहिए. और अभी हमने पढ़ा कि ट्रीटी ऑफ वियना में नॉर्थ इटली
किसके पास आ गया था? ऑस्ट्रिया के पास। तो ऐसे वो बट रहा था, बट उसको वो नहीं चाहिए था। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. अब इटली को यूनिफाई होना चाहिए था, एक यूनिफाइड रिपब्लिक बने और उसके अलायंस, उसके साथ ही और भी सारे नेशंस हों। This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, Poland. अब इसी मॉडल को देख के सीक्रेट सोसाइटीज़ हर जगह बनने लग गई थी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में। Mazzini relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of a social order. अब जो कंजर्वेटिव्स थे, जो चाहते थे कि मोनार्कियल वो रहे, गवर्नमेंट रहे, वो इसको एनिमी की तरह देखने लग गए। किसको? रेवोल्यूशनरीज़ को। और उनको बुलाने लग गए द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। नाउ वर्कशीट फॉर द सेम विल बी गिवन. वी हैव डन टिल 2.4. नाउ इन द नेक्स्ट वी विल start the age of revolutions.